स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर 2 महीने के बाद जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट है वो सामने आती है और इसका अनाउंसमेंट आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो शक्तिकांता दास जो कि इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने आज इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और ये बताया कि जो रेपो रेट है वो बैक टू प्री कोविड लेवल्स हो चुका है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड की जाती है कि देश के अंदर रेपो रेट कितना होगा, क्योंकि रेपो रेट एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से जो बाकी के इकोनॉमी के अंदर रेट्स हैं वो डिसाइड होते हैं। उसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा, लेकिन ये आप देख सकते हो ये 5.4% कर दिया गया है। लास्ट टाइम जब इंक्रीज किया गया था तो ये था आपका 4.9% और 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज यहां पर किया गया है, जिसकी वजह से ये हो गया है 5.4%। ये आप देख सकते हो आरबीआई रेजेस रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.4% बैक एट प्री पेंडेमिक लेवल। तो इसका असर क्या होगा, यहां पर गवर्नर जी के द्वारा और क्या क्या चीजों के बारे में बोला गया, जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, इसका एडमिशन क्लोज होने वाला है 8 अगस्त को। इसके पहले अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं एंड कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिलेगा। अब सोचिए इसके अंदर हम आपको क्या क्या चीजें दे रहे हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, इस तरह की चीजें, और साथ ही साथ मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि पूरे जर्नी के दौरान वो आपके साथ रहें। कोई भी डाउट है तो आप उनसे वहां पर पूछ सकते हो, और इसका पूरा स्केड्यूल आपको पहले दे दिया गया है, ये आप देख सकते हो, जिसमें इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा बैंकिंग वाला वो मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको मेंस के अंदर ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो यहां पर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शनल अवेलेबल है। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव, ताकि इसके अंदर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आरबीआई ने रेस किया है रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.4%। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाना चाहता हूं। आपको याद होगा जो कोविड आया था भारत के अंदर वो करीब मार्च के अंदर देखने को मिला था हमें, राइट। मार्च से इसकी शुरुआत हो गई थी और मार्च में ही पहला लॉकडाउन हुआ था। तो उसके पहले अगर आप देखोगे जो रेपो रेट था वो था करीब आपका 5.15%, और उसके भी थोड़ा सा पहले आप जाएंगे 2019 में अगस्त के महीने में ये 5.4% था। तो उसके बाद से अब जाकर ये वापस 5.4% लौटा है। अब रेपो रेट क्या होता है, बहुत ही सरल शब्द में, यहां पर बैंक जो होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अगर उनको पैसा लेना होता है आरबीआई से तो वो यहां पर आरबीआई से जिस रेट पर पैसा लेते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते हैं, उसी को सिंपल टर्म में रेपो रेट कहा जाता है। और इसके लिए उनको जो कोलैटरल है, जो बॉन्ड्स हैं वो जमा करना होता है, वो एक पूरा एक अलग मुद्दा है। लेकिन आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो बैंकों के लिए उधार लेना आरबीआई से महंगा पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि जब वहां पर महंगा पड़ेगा तो मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी महंगा हो जाएगा, और कस्टमर्स जब यहां पर उधार लेंगे बैंकों से पैसा तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 5.4% हो चुका है, लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है, और इसका मेन कारण है वो है इन्फ्लेशन, जिसकी मैं चर्चा आगे आपसे करूंगा। इसके अलावा यहां पर जो स्टैंस है वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रखा गया है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब, अगर अकोमोडेशन होता है तो इसका सिंपल अर्थ होता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में यहां पर रेपो रेट को कम किया जाए, लेकिन अब कम करने के बजाय क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आरबीआई अकोमोडेशन को यहां पर विड्रॉ कर रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये अब प्री पेंडेमिक लेवल के स्तर पर अब आ चुका है। अब ये सारी चीजें देखिए दोस्तों, ये डिसाइड की जाती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। इस कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ये आप देख पाओगे, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं, जिसमें एक आरबीआई गवर्नर होते हैं, और 3 सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 2016 में इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। तो ये 6 मेंबर्स के द्वारा वोटिंग के माध्यम से या फिर यूनानिमसली डिसाइड होता है। तो 6 के 6 मेंबर्स ने बोला कि हाँ,
हमें 50 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज कर देना चाहिए और इसीलिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपने ईएमआई लिया था, जो लोन लिया था, उसके ऊपर ईएमआई पे करना है, वो यहां पर महंगा हो जाएगा। सिंपल चीज है। अब देखिए यहां पर रेपो रेट को इंक्रीज करने का मेन कारण यह है कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैंने आपको बताया, इनका मेन मकसद ये होता है कि 2% से लेकर 6% के बीच में देश के अंदर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहे, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम ना हो। तो यहां पर क्या है कि इन्फ्लेशन पिछले कुछ समय से लगातार 7% के ऊपर बना हुआ है और इसलिए आप देख सकते हो यहां पर आरबीआई ने कहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23, इसमें इन्फ्लेशन करीब 6.7% रहेगा, जो कि अगला क्वार्टर आप देखो तो 7%, फिर 6.4%, मतलब ओवरऑल एवरेज में 6.7% रहेगा, ऐसा अनुमान है। और इसी की वजह से रेपो रेट को बढ़ाना जरूरी हो गया है। चाहे यूएस में अगर आप देखिए, यूरोप के अंदर देखिए, हर एक सेंट्रल बैंक जो रेपो रेट है, जो रेट है, उसको हाइक करते जा रही है। इसको टाइटनिंग कहते हैं, मॉनेटरी टाइटनिंग। ऑल्दो यहां पर शक्तिकांता दास का यह भी कहना था कि अगर हम अप्रैल के मुकाबले देखें तो यहां पर इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आई है, मतलब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। जो यहां पर उच्चतम लेवल है, मैंने आपको बताया 6% का, उससे कहीं ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इसीलिए हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जीडीपी कैसा रह सकता है। देखो, जीडीपी में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले भी आरबीआई ने कहा था कि ये वित्तीय वर्ष का 2022-23 का जीडीपी का अनुमान करीब 7.2% लगाया था और वो अभी भी 7.2% है। क्वार्टर 1 का जो जीडीपी है वो करीब 16.2% रह सकता है। अब देखो, क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, मतलब अप्रैल, मई, जून का, ये बेसिकली अगस्त के एंड में आएगा। तो ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, तो एंड में जब आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर क्वेश्चन है कि रूपी डेप्रिसिएशन को लेकर क्या बोला गया। आपने देखा होगा कि रूपी जो है $1 इक्वल्स टू 74-75 हुआ करता था, अब ये लगभग 80 के पास आ गया है। तो यहां पर गवर्नर जी का ये कहना था कि हम भले ही हमारा रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन बाकी करेंसीज के मुकाबले देखोगे तो हम उतना डेप्रिशिएट नहीं हुए हैं। हमारा जो मैक्रो फंडामेंटल्स है भारत का, वो स्ट्रांग है। तो रूपी अपने फंडामेंटल्स की वजह से कमजोर नहीं हुआ है। इट इज मेनली बिकॉज डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, रिसेशन के समय जब यहां पर ग्लोबल में कोई प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है विश्व के अंदर, तो लोग डॉलर्स की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो डॉलर ऑटोमेटिकली यहां पर एप्रिशिएट होता है। तो जब डॉलर एप्रिशिएट होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो करेंसीज हैं वो डेप्रिशिएट होंगे। लेकिन अगर आप यूरो को देखो तो यूरो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, रूपी उतना ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ है कंपैरेटिवली, मैं आपको बात करूं तो। यहां पर आरबीआई गवर्नर यही कह रहे हैं कि रूपी हमारा अभी भी काफी ठीक है बाकी करेंसीज के मुकाबले, लेकिन हां, हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर बना हुआ है। कोई भी दिक्कत होगी तो हम यहां पर स्टेप लेंगे। इसके अलावा एफडीआई को लेकर क्या बोला गया, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भारत जैसे देश के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो यहां पर जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, इसका पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून में $13 बिलियन का एफडीआई भारत में आया है। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से तो $11 बिलियन का एफडीआई आया था, मतलब कि यहां पर एफडीआई बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट काफी तेजी से नीचे गया है अभी रिसेंट टाइम में। तो यहां पर जो एफपीआई है वो लगातार एग्जिट कर रहे थे, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे, स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे। लेकिन इसमें यहां पर जुलाई का महीना अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव गया है, मतलब पिछले 6-7 महीने से लगातार वो पैसा निकाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पैसा निकालना बंद कर दिया है, ऐसा आरबीआई गवर्नर का कहना है। अब क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आगे क्या होगा। ये सारी चीजें आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि काफी हद तक डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। भारत के अंदर इन्फ्लेशन कैसा होगा, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ था, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब वापस से आपने सुना होगा कि यूक्रेन से जो ब्लैक सी वाला पूरा रीजन है वहां से वीट का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अब वीट वापस से एक्सपोर्ट यहां पर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक क्लोज हो गया था वॉर की वजह से, लेकिन वापस से स्टार्ट हो गया है। तो इन्फ्लेशन में हो सकता है यहां पर अब थोड़ी थोड़ी कमी आए। इसके अलावा अगर भारत के अंदर मॉनसून नॉर्मल रहता है इस साल, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस हम एवरेज में मान के चलो $105 पर बैरल के आसपास रहता है, तो हमारा इन्फ्लेशन 6.7% रहेगा। मान लो क्रूड ऑयल का प्राइस $105 के ऊपर काफी चला जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर ये नीचे रहेगा तो इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए समस्या है, यह है यही इन्फ्लेशन के बारे में। ऑल्दो
IMF ने अभी रिसेंटली अपने रिपोर्ट में कहा था और ग्रोथ को रिवाइज किया था, रिसेशन का रिस्क बताया था। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन होता है, और इसी को हाईलाइट किया है यहाँ पर RBI गवर्नर ने। तो यही सब कुछ था दोस्तों। आई होप कि आज जो भी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया RBI गवर्नर के द्वारा, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, PSL जिसको कहा जाता है। देखो PSL के अंदर आपको पता होगा एक वीकर सेक्शन आता है। क्या आप बता सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है वीकर सेक्शन का, ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा लाया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों अब काफी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें और इस कोर्स को अवेल कर सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।